नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम के दिए संबोधन की, किसानों के प्रदर्शन की, जानेंगे हंगामे के बीच संसद में विधेयक पास होने पर क्या बोले सीजेआई, ममता ने कांग्रेस को लेकर क्या दिया बयान, बात करेंगे यूपी में पिछड़ों को लेकर बीजेपी के प्लान की, और बुलेटिन के आखिर में बात क्यों विपक्ष के निशाने पर आए पीयूष गोयल। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस ने साधा निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम नई योजनाओं की घोषणा करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। 7 सालों से एक ही भाषण सुन रहा है देश। विपक्षी दलों से समन्वय बनाने की कोशिश में कांग्रेस। विधानसभा चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को सौंपी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। विपक्षी दलों से बातचीत का जिम्मा संभालेंगे कमलनाथ। ओडिशा सरकार ने की स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कई घोषणाएं। 3 करोड़ 5 लाख लोगों के लिए सरकार ने स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड का किया ऐलान। साल में 10 लाख रुपए का इलाज करा सकेंगी महिलाएं। धनबाद जज मामले में सीबीआई देगी इनाम। मामले में आरोपियों को जानकारी देने वाले को मिलेगा 5 लाख का इनाम। 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की ली गई थी जान। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंशिता। चर्चा शुरू करने से पहले खबर पीएम के लाल किले पर संबोधन की। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने 8वीं बार तिरंगा फहराया, साथ ही देशवासियों को संबोधित किया और इस दौरान टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक विजेता भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने आज कई घोषणाएं की, तो चलिए जानते हैं पीएम मोदी ने जश्न आजादी के मौके पर देशवासियों से क्या क्या कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। साथ ही लड़कियों के लिए सभी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाने की बात की। बता दें कि सरकार ने दिसंबर 2019 में देश के 5 सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खोले थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि सभी सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों को प्रवेश दिया जाएगा। रोजगार के क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा पीएम ने की। ये योजना लाखों युवाओं के लिए रोजगार लेकर आएगी। साथ ही पीएम ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। पीएम ने घोषणाएं करते हुए आगे कहा कि हम आजादी का जश्न मनाते हैं, मगर बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान में है। जम्मू एवं कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है और वहां विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। हिमालयी, तटीय और आदिवासी क्षेत्र भविष्य में भारत के विकास का बड़ा आधार बनेंगे। कृषि क्षेत्र में भी काम हो रहा है। छोटा किसान देश की शान बने, ये हमारा लक्ष्य है। देश में 80% किसान छोटा किसान है। एक तरफ तो सरकार और किसानों के बीच तकरार देखने को मिल रही है। किसानों का 9 महीने से प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तरफ पीएम के भाषण में कृषि क्षेत्र में सुविधाएं देने का जिक्र किया गया है। इसी के साथ पीएम ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ की और इस नीति को देश की 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली बताया। इस खास अवसर पर टोक्यो ओलंपिक दल आज लाल किले पर मौजूद था। इस दौरान पीएम ने उनके प्रदर्शन की तारीफ की और कहा कि उनके प्रदर्शन से युवाओं को प्रोत्साहन मिला है। पीएम ने 2 साल के अंदर 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात की और कहा 15 अगस्त 2023 के पहले ये ट्रेन चलाई जाएंगी, जो देश के कोने कोने को आपस में जोड़ेंगी। दलित, पिछड़ी, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के गरीबों को परेशानी ना हो, इसके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है और राज्यों को ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना को दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बताया है और वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों की सराहना की। पीएम ने टीकाकरण अभियान का भी जिक्र किया। बताते चले कि बीते दिन यानी 14 अगस्त को पीएम मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। राजीव जी, पीएम ने आज हर साल की तरह कई ऐलान किए, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कुछ समस्याओं का भी जिक्र किया, लेकिन समाधान कैसे हो ये नहीं बताया। किसानों के आंदोलन, संसद में विपक्ष का हंगामा, पेगासस मामला, महंगाई, इनका तो जिक्र भी नहीं दिखा। क्या कहेंगे आप? जी अंशिता, पीएम मोदी के भाषण को सुनकर ये लगा ही नहीं कि ये देश की आज़ादी के जश्न पर दिया जाने वाला भाषण है, बल्कि इस भाषण में भी मोदी जी के हर भाषण की तरह चुनाव की झलक दिखाई दी। चलो मान लिया कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन वो उम्मीदें भी तभी पूरी होती हैं जब उसके लिए कोई काम किया जाए। मोदी जी तो पिछले 7 सालों से केवल उम्मीदें ही बंधा रहे हैं, इसीलिए आज 7 साल बाद भी वो देश में रोजगार सृजन की, किसानों की और बेटियों के अच्छे भविष्य की बात कर रहे हैं। यही सारी बातें कुछ अलग
तरीके से पहले भी वो कई अलग अलग मंचों से कर चुके हैं, उनके लिए कई तरह के नारे दे चुके हैं, लेकिन इन नारों को हकीकत में कैसे बदलेंगे इस बारे में मोदी जी खामोश ही रहते हैं। अगर उन्हें देश में वाकई अच्छे दिन लाने होते तो संसद का बहुमूल्य वक्त इस तरह बर्बाद नहीं होता। मोदी जी ये सुनिश्चित करते कि संसद लगे और सरकार विपक्ष को साथ लेकर काम करे। लेकिन संसद सत्र तो हंगामे में बीत गया और अब लाल किले से नई उम्मीदें बंधाई जा रही हैं, जबकि इसकी जगह अगर देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी गरीबी, बेरोजगारी, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, स्त्रियों पर अत्याचार, प्रशासनिक लापरवाही, किसानों की समस्या और जासूसी के आरोप जैसी बातों पर कुछ कहते, कुछ बोलते और जनता को ये एहसास कराते कि आज़ादी का असल स्वाद क्या होता है तो बेहतर होता। अंशिता, पीएम ने अपने संबोधन में किसानों का नाम तो कई बार लिया, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार बात कब करेगी इस पर कुछ नहीं कहा। वैसे आजादी की वर्षगांठ का जश्न तो पूरे देश में ही मनाया जा रहा है। किसानों ने भी आंदोलन स्थल पर ही राष्ट्र ध्वज फहराया और एक बार फिर साफ कर दिया कि वो जाएंगे तो अपना हक लेकर ही। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ट्रैक्टर पर सवार होकर हरियाणा के जींद में तिरंगा यात्रा निकाली। बता दें कि किसानों ने ट्रैक्टर पर तिरंगा के साथ भाकियू के झंडे भी लगाए। परेड के दौरान काफी संख्या में किसान मौजूद रहे और इस यात्रा में सबसे आगे देशभक्ति के गीतों वाली गाड़ी चल रही थी। लेकिन इस परेड की खास बात ये रही कि इसका नेतृत्व महिला किसानों ने किया, जिसके जरिए किसानों ने देश भर में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की और नारी शक्ति को बढ़ावा दिया। किसानों के ट्रैक्टर परेड के चलते रूट को डाइवर्ट भी किया गया। ये परेड जींद जिले के ऊचाना कला कस्बे में निकाली गई, जहां से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधायक भी हैं। किसानों का ये भी कहना था कि 26 जनवरी को सरकार ने अड़चन डाली थी, किसान सरकार की रणनीति को समझ नहीं पाया, लेकिन 15 अगस्त को हम सरकार की रणनीति को लेकर पहले ही तैयार थे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली बॉर्डर पर भी तिरंगा फहराया गया। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने झंडा फहराया। बड़ी संख्या में रिटायर्ड फौजी भी सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे और सलामी दी। 15 अगस्त से पहले 3 अलग अलग ट्रेनों से करीब 300 किसान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। ये किसान तमिलनाडु से आए हैं, जिन्हें पुलिस ने बसों में बिठाकर सिंधु बॉर्डर भेज दिया। ये किसान मार्च करते हुए बॉर्डर तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें सुरक्षा कारणों से इसकी इजाजत नहीं दी। अब इस तरह स्वतंत्रता दिवस मनाकर किसानों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, लेकिन सरकार कब समझेगी कि सिर्फ संबोधन में किसानों का जिक्र करना काफी नहीं होगा। किसान हित में फैसले लेना और किसानों की बात सुनना भी जरूरी है। मोदी सरकार ने सीमित चर्चा के बाद कृषि कानून पर संसद की मोहर लगवा दी थी, लेकिन ये कानून सरकार की मुश्किलें ही बढ़ा रहे हैं। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार कृषि कानून को वापस ले। वैसे कृषि कानून पर संसद में थोड़ी बहुत चर्चा हुई भी, लेकिन अभी मानसून सत्र में 1.5 दर्जन से ज्यादा विधेयक बिना चर्चा के ही पास हो गए। बिना चर्चा के बन रहे कानूनों को लेकर सीजेआई ने भी चिंता जताई है। तो क्या कहा है सीजेआई रमण ने, देखिए रिपोर्ट। विपक्ष के हंगामे के चलते मानसून सत्र को समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया, जिससे विपक्ष पहले ही नाराज है। संसद में विपक्ष की बात ना सुने जाने पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए संसद के कामकाज की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने न केवल संसदीय व्यवधानों पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि सदन के अंदर कानूनों पर बहस के समय में कटौती पर भी ध्यान केंद्रित किया। पहले के समय से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि जब संसद के दोनों सदन वकीलों से भरे हुए थे, तब उन्होंने कानूनी बिरादरी से भी सार्वजनिक सेवा के लिए अपना समय देने के लिए कहा था। सीजेआई रमण ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, अगर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को देखें तो उनमें से कई कानूनी बिरादरी से भी थे। पहली लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वकीलों के समुदाय से भरे हुए थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब हम सदनों में क्या देख रहे हैं। तब सदनों में बहस बहुत रचनात्मक थी। मैंने कई वित्तीय विधेयकों पर भी बहस देखी है, जहां बहुत रचनात्मक बिंदु बनाए गए थे। तब कानूनों पर चर्चा की गई और गहन विचार विमर्श किया गया। तब बहस के बाद उस कानून पर हर किसी के पास स्पष्ट तस्वीर होती थी। अब कोई उचित बहस नहीं हो रही। कानूनों की कोई स्पष्टता नहीं है। हम नहीं जानते कि कानून का उद्देश्य क्या है। यह जनता के लिए एक नुकसान है। यह तब हो रहा है जब वकील और बुद्धिजीवी सदनों में नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीफ जस्टिस ने खुले शब्दों में मानसून सत्र के दौरान हुए हंगामे की कड़ी आलोचना की। साथ ही कहीं न कहीं उन्होंने विपक्ष की बातों को नजरअंदाज किए जाने पर भी खेद जताया। उनका मानना है कि सदन में हर मुद्दे पर चर्चा होना जरूरी है। यानी साफ है कि अब न्यायपालिका भी सरकार की आलोचना कर रही है।
बिना चर्चा के बनने वाले कानूनों में कमियां रह सकती हैं और इन कमियों के चलते कोर्ट को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वैसे मुश्किलें तो इस समय सरकार के सामने भी हैं और विपक्ष के सामने भी। सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है तो विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं हो पा रहा है। खासतौर पर कांग्रेस के प्रदर्शन से टीएमसी की लगातार दूरियां सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के ऐलान ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। तो क्या कहा है ममता ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कवायद तेज हो गई है। इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए अब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी साथ आ गए हैं, जिसकी पुष्टि खुद टीएमसी ने की है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वो देश के हित में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन के पक्ष में है। पार्टी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में संपादकीय में तीसरे विकल्प की बात को खारिज करते हुए कहा कि हम कांग्रेस के अलावा किसी अन्य गठबंधन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस बार तीसरे विकल्प के बजाय विपक्ष का सीधा उद्देश्य वैकल्पिक गठबंधन होना चाहिए। संपादकीय में कहा गया कि हमें ये पहचानने की जरूरत है कि कांग्रेस चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ पाई। गठबंधन के बीच होने वाली खाई को कैसे पाटा जाए, इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। कांग्रेस के साथ आने पर टीएमसी ने कहा कि हमारी नेता ममता बनर्जी दिल्ली में कांग्रेस अंतरिम प्रमुख सोनिया गांधी के घर गईं और एक बैठक की। वहां राहुल गांधी भी थे। हम एकता चाहते हैं। हमारा बीजेपी विरोधी रुख संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह है। हम कुछ सिद्धांतों या विधियों में एकता चाहते हैं। हम देश के हित में गैर बीजेपी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष दलों की एकता के पक्ष में हैं। टीएमसी के इस संपादकीय लेख से साफ हो गया कि अब देश की सियासत में धुंधली पड़ी महागठबंधन की तस्वीर साफ होगी। दशकों बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस साथ आएंगे। दोस्ती की ये तैयारी मोदी सरकार पर भारी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि हाथ के साथ से क्या ममता दे पाती हैं पीएम मोदी को मात। टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन बनता है तो बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। ये गठबंधन 2024 में मोदी सरकार की बड़ी परीक्षा ले सकता है, लेकिन मोदी सरकार की नजर इस समय यूपी चुनावों पर है, जहां सरकार बीजेपी की है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी यूपी चुनावों से पहले राज्य के पिछड़ों को अपने पाले में करना चाहती है। तो क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। देश का चुनावी इतिहास बताता है कि जब जब सत्ता पर बात आती है, पार्टियों को जातियां याद आती हैं। सभी दल अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए जातियों को मोहरा बनाते हैं। रिजर्वेशन के बहाने राजनीति की राह को आसान बनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए बीजेपी भी रिजर्वेशन का सहारा ले रही है। कहा जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार निषाद की उपजातियों समेत 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इस कवायद से बीजेपी विपक्ष को कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब आते ही अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग तमाम छोटे दलों ने तेज कर दी है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हवा देकर ऐसी 17 अति पिछड़ी जातियों में से खास तौर पर निषादों को अपने पाले में खींचने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दरअसल इन 17 में से 13 उपजातियां निषाद समाज की हैं। इस समाज के नेता दावा करते हैं कि उनकी आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 13% है और करीब 160 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में कोई पार्टी इस जाति वर्ग को छोड़ना नहीं चाहती और बीजेपी भी इस सच से वाकिफ है कि अगर जातियों का साथ नहीं मिला तो वो चुनावी जंग को हार भी सकती है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी रही निषाद पार्टी के अध्यक्ष का मन पिछले दिनों बीजेपी से कुछ खट्टा हुआ था, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी जैसे जैसे जातिवाद की बात करने लगी वैसे वैसे सहयोगी पार्टी भी साथ आने लगी। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे सांसद प्रवीण निषाद को ये आश्वासन मिल चुका है कि जल्द ही योगी सरकार 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आरक्षण प्रस्ताव विधानमंडल से पारित कराकर केंद्र को भेजेगी। यानी साफ है कि बीजेपी जातिवाद के सहारे अब सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष भी उन्हें रिझाने में जुटा है। अब देखना होगा कि जीत किसकी होती है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीयूष गोयल के उद्योगपतियों पर दिए बयान पर शुरू हुई सियासत की। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री की वार्षिक बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योगों को ही अपने निशाने पर ले लिया था। उद्योग जगत की ओर से तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन विपक्ष अब पीयूष गोयल को घेरने में जुट गया है। गोयल के सहारे विपक्ष ने मोदी सरकार को भी निशाने पर ले लिया है। देखिए रिपोर्ट।
सीआईआई की वार्षिक बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश के उद्योगों को ही निशाने पर ले लिया। साथ ही मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम सबको भी माई सेल्फ अवर कंपनी के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की जरूरत है। अब पीयूष गोयल के भारतीय उद्योग जगत की कार्यप्रणाली की आलोचना करने के बाद विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हालांकि अब सफाई देते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी टिप्पणी को संदर्भ से हटकर पेश किया गया है। अब इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों ने गोयल पर निशाना साधा और सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, सबसे पहले गोयल ने सुनिश्चित किया कि राज्यसभा नहीं चले और अब इस तरह की अजीबोगरीब टिप्पणी वह आधिकारिक स्वीकृति के बिना यह नहीं बोल सकते थे। क्या वह बोल सकते हैं? जयराम रमेश का इशारा सीधे सीधे पीएम मोदी की ओर था कि गोयल ने पीएम के कहने पर ही उद्योगपतियों का अपमान किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का मंत्र मेक इन इंडिया वाले उद्योगपतियों का अपमान करना है। उन्होंने ट्वीट किया, आजादी से आज तक के मेक इन इंडिया वाले देश के उद्योगपतियों व निर्माताओं को लताड़ो व बेइज्जत करो। सिर्फ हम दो, हमारे दो का परिवार, बाकी सब है निकम्मे और बेकार, यही कहती है मोदी सरकार। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर 2019 में नरेंद्र मोदी की मदद करने पर कटाक्ष किया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने तंज कसते हुए कहा, प्रिय कॉर्पोरेट इंडिया, व्यक्ति जो बोता है वही काटता है, शुभकामनाएं। इसके अलावा एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उद्योगपतियों को भरोसे में लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मंत्री उन लोगों को जवाबदेह ठहराना चाहते हैं। बता दें कि बैठक के दौरान मंत्री पीयूष गोयल ने लगभग सभी बड़ी कंपनियों को आड़े हाथों ले लिया था, जिसमें खास तौर से टाटा एंड सन्स की कार्यप्रणाली की आलोचना की गई थी। हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहने वाली बीजेपी की पीयूष गोयल के बयानों ने और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।